हर लेडीज को जी 1500 रुपये महीने को दे रहा, 6 महीने हो गए। बीजेपी के बड़े लीडर खुद ही बोलते हैं कि हम राहुल गांधी की बातों को बहुत सीरियस नहीं लेते हैं जी। और मोदी जी के बाद योगी जी, उसके बाद में हमारे देवेंद्र जी फडणवीस जी। पर बीजेपी की सीट अपनी पक्की है। आज हमारे दर्शकों के लिए आज के इंटरव्यू कार्यक्रम आर्यव्रत न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आज हमारे साथ हैं बाबू भाई मेहता। आप सोलापुर के एक्स कारपोरेटर हैं बीजेपी से। यस। और आप बीजेपी में काफ़ी सक्रिय हैं। राइट। तो आज बाबू भाई मेहता जी का हम अपने यूट्यूब कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। आप सभी को नमस्कार है, बोलिए। मेहता जी, सबसे पहले आपके बारे में कुछ बताएं। आप कब से कब आप कॉरपोरेटर थे सोलापुर में, कैसे आपने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया? मेरा राजनीतिक जीवन जो शुरुआत हुई वो आरएसएस से हुई। बीजापुर में मेरा जन्म हुआ और बीजापुर से मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ। और जैसे हम सोलापुर आए तो सोलापुर में भी पूरे शाखा में मैं जाता था और दोनों शिविर जो बड़े शिविर हुए थे, तरजाई शिविर और शिव शक्ति संगम शिविर, वो भी मैंने अटेंड किया है, जहाँ 25-25 हज़ार आरएसएस स्वयंसेवकों का मेला हुआ था। 2007 से 2012 में बीजेपी का कॉर्पोरेटर रहा और उसके बाद संघ बीजेपी हिंदुत्व की जितनी भी संस्था है सबके साथ मेरा घनिष्ठ संबंध है और मैं सबके लिए काम करता रहता हूँ। और सोलापुर में आज भी मैं 10 साल हो गए, अभी बेंगलुरु में भी हमारे ऑफिस की है तो सोलापुर भी आता जाता रहता हूँ। तो सभी जगह मैंने बीजेपी का काम कंटिन्यू रखा है और अभी भी सभी पूरे सोलापुर के लोग मेरे संपर्क में हैं। तो मेहता जी, एक सक्रिय राजनीति में रहते हुए सोलापुर से आप बेंगलोर आए, ये निर्णय आपने कैसे लिया? क्या हुआ कि हमारे बीजापुर में भी काम था प्रॉपर्टी का, तो हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिस होती थी बेंगलोर, तो वो काम पड़ता था तो हम यहाँ आते थे और ऐसे एक ज़मीन दोस्त ने बताई और ले ली और बिजनेस शुरू हो गया जी। तो फिर यहाँ पर अपने ऑफिस खोल दी जी। और आप फिर किस व्यवसाय में हैं? हाँ, आप किस व्यवसाय में हैं अभी? हम अभी बिल्डर एंड डेवलपर रियल एस्टेट का बिजनेस है हमारा जी। बीजापुर है, सोलापुर है, पुणे है, बेंगलोर है और आईटी कंपनी पुणे में है। तो आप सक्रिय राजनीति के साथ साथ आप व्यापार में भी आपने महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों में अपना दखल लगा रखा है। हाँ, पूरा कंट्रोलिंग, अभी बच्चे काम देखते हैं जी, पर पूरा कंट्रोलिंग अभी भी पूरा मैं काम देखता हूँ, क्योंकि बड़ा काम रहने से नहीं ध्यान दिया तो मुश्किल हो जाता है। और उसके साथ साथ अभी भी आप राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हैं? पूरी है। मैं अभी 2 दिन पहले ही भजन लाल जी शर्मा राजस्थान के सीएम सोलापुर आए थे जी। तो राजस्थानी समाज का मिलावा था, उसमें मैं भी आगे था, हम 2 लोग आगे थे जी। बॉम्बे जाके बात करके आए थे और पूरा कार्यक्रम हमने हैंडल किया। तो पूरी राजनीति में तो हुई हूँ जी और मारवाड़ी समाज का नेतृत्व भी करता हूँ सोलापुर में जी। मेहता जी, अभी 20 नवंबर को इलेक्शन है महाराष्ट्र में और इस बार का इलेक्शन काफ़ी कांटे की टक्कर है, क्योंकि शिवसेना भी 2 पार्ट में टूट चुकी है। शरद पवार एनसीपी भी अपना पूरा पावर लगा रखी है, कांग्रेस का भी बहुत जोर है, बीजेपी की तरफ से भी काफ़ी जोर है और अभी महाआघाड़ी, महागठबंधन, ये सब इंडिया अलायंस, इसमें आपको क्या लगता है इस बार का इलेक्शन कैसा होगा? पहले 1.5 महीने पहले की बात थोड़ी रिवर्स थी, महाविकास आघाड़ी की तरफ जा रही थी सत्ता जी। महीने 1.5 महीने में वापस अभी बीजेपी की सत्ता यानी महायुति की सत्ता 100% आएगी जी। क्योंकि कांग्रेस के पास जो मुद्दा लास्ट टाइम था संविधान बचाओ जी, ये बार वो मुद्दा नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ने खुद बोला है कि आरक्षण हटाएंगे, इसलिए उनको अभी बोलने का रास्ता नहीं है। और जिस तरह हरियाणा में बीजेपी जीत गई क्योंकि कहाँ न कहाँ हिंदुत्व मुद्दा और डेवलपमेंट मुद्दा चल रहा है और वही मुद्दे पे आज महाराष्ट्र में सरकार आएगी जी। और मोदी जी का जो काम है और लाड़की बहन योजना है, यानी लाड़की बहन बोल तो हर लेडीज को 1500 रुपये महीने को दे रहा, 6 महीने हो गए ये शुरू है, तो वो जो रिस्पॉन्स ज़बरदस्त मिल रहा है जी। और मोदी जी का करिश्मा अभी भी वैसा ही है। और ठाकरे जी जो महाविकास आघाड़ी है उनमें कम से कम 20-25 उम्मीदवार विद्रोही बन के खड़े हैं उनकी पार्टी के लोगों के सामने, इसलिए। और ठाकरे जी आजकल उद्धव ठाकरे क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, राहुल गांधी खटाखट फटाफट बोलने से सभी माहौल बिगड़ा हुआ है। नई पीढ़ी को भी डेवलपमेंट होना और नई पीढ़ी का जो वोट है वो सभी मोदी जी को मिल रहा है, इसलिए जीतना तय है। तो आपके हिसाब से ठाकरे जी के जो
पार्टी में जो उनके विरोधी हैं, जो असंतुष्ट हैं, वो बीजेपी में आ जाएंगे, या वो मौके की तलाश में है कि अगर ठाकरे का पार्टी में ज़्यादा सीट होगा तो उधर रह जाएंगे, अगर बीजेपी बढ़ेगी तो बीजेपी में चले जाएंगे? अभी आजकल कुछ बोल नहीं सकते, ऐसी पोजीशन है जी। बीजेपी के लोग नहीं जाएंगे कहाँ पर जी। बाकी कौन कहाँ जाएगा क्या आएगा आज बोलना बहुत मुश्किल है। इसी प्रसंग में राहुल गांधी पर आते हैं। जैसे राहुल गांधी की बातों को बीजेपी के बड़े लीडर खुद ही बोलते हैं जब राहुल गांधी की बातों को बहुत सीरियस नहीं लेते हैं, और लेकिन राहुल गांधी के बातों को ही चुनावी मुद्दा बनाया जाता है। जैसे अभी राहुल गांधी ने संविधान के ऊपर बोला और बोला हम आरक्षण हटाएंगे। एक तरफ अगर देखा जाए तो उनकी राहुल जी की बातों का कोई भी औचित्य नहीं निकलता है, लेकिन अभी उन्हीं के बातों को चुनावी मुद्दा बनाया गया। तो ऐसा क्यों है कि एक तरफ हम राहुल गांधी के बातों को सीरियस नहीं भी लेते हैं और एक तरफ उन्हीं के बातों से हम कुछ निकाल करके चुनाव का एजेंडा बना देते हैं? राहुल गांधी क्या बोलेंगे उसका सीक्वेंस नहीं रहता है जी। बोलने में जो मातबरता होनी चाहिए, जो एक हाई लेवल थिंकिंग होनी चाहिए वो नहीं है। सिर्फ उद्योगपतियों के उद्योगपतियों के पीछे पड़ के एक ही रट लटाए हुए हैं जी। और खटाखट फटाफट ये दे दूंगा वो दे दूंगा सोना काटूंगा, तो लोग अभी मजाक में ले रहे पप्पू बोलने लगे उनको। गलती तो उद्योगपतियों की भी है। हमने सुना है कि दोनों उद्योगपति बीजेपी को दोनों हाथों से चंदा दे रहे हैं, कांग्रेस को कुछ नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ऐसा भी नहीं है कि वो फ्रस्ट्रेशन है राहुल गांधी का जो निकाल रहे हैं? कोई भी उद्योगपति सभी को चंदा देता ही है कि उसको उसका फ्यूचर देखना है उसको जी। तो बड़े काम करने हैं तो चंदा देते ही, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बीजेपी को ज़्यादा देते हैं। ये तो बात उठाई गई है और उसको मुद्दा मिला है बस पकड़ के, और वो मुद्दा कितनी बार चलाएंगे जी। इसलिए वो मुद्दा भी खत्म हो गया। संविधान मुद्दा खत्म हुआ, अडानी अंबानी मुद्दा खत्म हुआ। अभी आप बताओ, आप ही बताइए, आप पत्रकार हैं, कि हरियाणा में क्या मुद्दा था और यहाँ क्या अभी मुद्दा बताइए आप। उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। जी। आप महाराष्ट्र से हैं तो हमसे ज़्यादा तो आप जानते होंगे मुद्दा के बारे में। लेकिन एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, महाराष्ट्र चुनाव आप किस चेहरे पर लड़ रहे हैं? आप वहाँ भी मोदी के चेहरे पर ही लड़ रहे हैं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी का भी बराबर महाराष्ट्र आना जाना चल रहा है, और अभी एक योगी जी ने ताजमहल आगरा में भी उन्होंने काफ़ी छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से काफ़ी कुछ बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये महाराष्ट्र चुनाव भी योगी और मोदी तक ही सीमित रहेगा या लोकल लीडर के नाम पर लड़ रहे हैं आप? अभी मुझे जो लगता है, यानी मेरा अनुभव तो ऐसा कम है, मगर मोदी जी और योगी जी का जो बटोगे तो कटोगे का जो नारा वो जोर पकड़ रहा है जी। और मोदी जी के बाद योगी जी, उसके बाद में हमारे देवेंद्र जी फडणवीस जी, ये तीनों के हिसाब से चल रहा है जी। पर आज भी मोदी का जलवा कायम है। लेकिन जैसे कि आप आरएसएस से आपकी पृष्ठभूमि रही है आपकी, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में आरएसएस मौन है और नितिन गडकरी जी का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। इसके पीछे आप क्या सोचते हैं? नहीं, नितिन गडकरी ने तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया कि भाई मैं मोदी का मेरा कुछ भी नहीं है जी। ये तो मीडिया का कुछ गड़बड़ है और आरएसएस वाले फुल फ्लैश काम कर रहे हैं। जो हरियाणा में आपको दिखाई दिया है, शायद लोकसभा में थोड़े नाराज थे, ऐसा मुझे भी लगता है, पर अभी मैं देख रहा हूँ क्योंकि मैं असम से जुड़ा हुआ हूँ, सोलापुर से, मुझे आज भी अंदर जुड़ा हुआ हूँ पूरा, तो सब काम कर रहे हैं, आरएसएस वाले फुल काम कर रहे हैं और गडकरी जी का कोई इसमें मीडिया की गड़बड़ी की तो बात ऐसा है मेहता जी कि अगर कोई स्टेटमेंट मीडिया में आएगा तो हम दिखाएंगे। गडकरी जी का तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं आ रहा है। नहीं, अभी उनको तो काम से मतलब है, सभा कर रहे हैं सब जगह। नहीं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी महाराष्ट्र पर कुछ बोल रहे हैं। नहीं, महाराष्ट्र में बोलने की जरूरत इसलिए नहीं कि महाराष्ट्र वो हिसाब से मजबूत है। लास्ट टाइम भी हमारी 105 सीटें आई थी जी, और ये बार भी 105 110 के आसपास सीटें आएगी जी, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको लगता है 105 सीट से आप सरकार बना लेंगे? सरकार तो आखिर मिली जुली बनने वाली है जी, उसमें तो कोई डाउट नहीं लगता, क्योंकि जब 150 पे ठहरे हुए हैं बीजेपी जी, तो किसी का इसका सहारा तो लेना ही पड़ेगा। जी। तो इस बार भी ऐसा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी बीजेपी की। कहीं ना कहीं लोग नाराज हैं थोड़े बीजेपी से। जो लास्ट 105 सीट आई थी, इस बार भी आपके हिसाब से 105 110 सीटों में ही बीजेपी सिमटेगी? राइट। अभी नाराजगी तो टूट फूट बहुत हो गई सभी पार्टियों में, इसलिए थोड़ा कुछ क्या होगा मालूम पड़ रहा है, पर बीजेपी की सीट अपनी पक्की है जी। अपन बहुमत आएगा ये बात नहीं है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कर्नाटक में चूंकि
महाराष्ट्र के बॉर्डर पे हैं हम पड़ोसी राज्य हैं, तो यहाँ की सरकार कांग्रेस की होने की वजह से कुछ असर पड़ेगा महाराष्ट्र चुनाव में? अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो वक्फ बोर्ड का चल रहा है जी, और वो मुद्दा जो किसानों के ऊपर प्रॉपर्टी ऊपर वक्फ बोर्ड लगा, कल आपने देखा बेंगलुरु में भी अभी साम्राज्यपेट बना, चिकपेट वगैरह जी का भी सब बता रहे हैं जी। और ये कहीं ना कहीं इफेक्ट कांग्रेस को इसमें घाटा हो जाएगा जी। और ये बीजेपी को फायदा होने जा रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव के समय में ये मुद्दा उठाया गया, या ये मुद्दा पहले से ही था कि ये उठेगा? नहीं, मोदी जी का तो वक्फ बोर्ड का जो पहले जो उनके मैनिफेस्टो में था, एक सब काम पूरे हो रहे हैं जी, तो वो प्रोसेस में ही था वक्फ बोर्ड का। और कांग्रेस के जमाने में गड़बड़ हो रही कि जहाँ भी जाओ वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी बता रहा है कांग्रेस सरकार कर्नाटक में, तो उसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। वक्फ बोर्ड ने तो मुंबई में अंबानी का जो घर है वो भी बोल दिया कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, तो उसका फायदा बीजेपी को होगा कि हिंदुत्व एक हो जाएगा जी। और जो हो रहे हैं हर बात पे हिंदुत्व एक हो रहे हैं, क्योंकि मुसलमान लोगों ने कांग्रेस से डिमांड की कि हमारी ये मांगे पूरी करो, डिप्टी सीएम करो, वो करो, और कांग्रेस ने सम्मति दी है कि विचार करेंगे, तो कहाँ का हिंदू जागेगा ये। तो आपको क्या लगता है हिंदुत्व जो आज देश में बढ़ रहा है, या जो भी हिंदुत्व पार्टी आज काम कर रही है, उस हिसाब से हिंदुत्व संतुष्ट हैं हिंदू सारे आप बीजेपी के कार्यों से, और स्पेशली महाराष्ट्र में, क्योंकि भी महाराष्ट्र का ही मुद्दा है, हम महाराष्ट्र में बात करना महाराष्ट्र का भी नहीं, ऑल इंडिया में जी हिंदू लोग संतुष्ट है। और कहाँ उनको लग रहा है कि भविष्य में हमारा हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान के हिसाब से जो डिवाइडेशन हुआ था तो ये भारत हिंदू राष्ट्र ही होना था जी। तो कहाँ का सपना पूरा होगा ऐसा लोगों को लगता है, इसके लिए लोग मोदी के साथ है, इसलिए सत्ता बार बार आ रही है जी। तो 20 को चुनाव है, 23 को रिजल्ट है, तो इस रिजल्ट के बाद आपकी तरफ से मिठाई बेंगलुरु में बटेगी या सोलापुर में बटेगी? बेंगलुरु में बटेगी और सोलापुर में बटेगी, कोई डाउट नहीं इसमें जी 100%। तो आज आपको ये पूरा उम्मीद है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से नहीं, पर बीजेपी इतने नंबर जरूर लेकर आएगी कि अपने अलायंस के साथ मिलकर के बीजेपी जो है महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी, महायुति की सरकार बनेगी जी, कोई डाउट नहीं। इस बार महाराष्ट्र में भगवा ही फहरेगा, भगवा ही फहरेगा। छत्रपति महाराज शिवाजी का जो सपना है, हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जी, आज सब दोनों एक ही है महाराष्ट्र में, दोनों का नाम चल रहा है जी, तो दोनों की धरती पे सत्ता आएगी और भगवा लहराएगा, भगवा लहराएगा। धन्यवाद बाबूलाल मेहता जी, आपने आर्यावर्त न्यूज़ से बात किया, अपने विचार रखे। हम अपने दर्शकों को बताएं कि आज महाराष्ट्र इलेक्शन के ऊपर जो हमारी चर्चा हुई उस पर इन्होंने निर्भीक होकर के सारे जवाब दिए, और सारे जवाब जो है वो पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने बताया। तो आज के इंटरव्यू के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, और इसी कार्यक्रम में हम इलेक्शन के बाद एक बार फिर मेहता जी आपसे मिलेंगे, और आपके इस इंटरव्यू में कौन कौन सी बातें ऐसी हुई जो कि सच हुई या आपका अनुमान बिल्कुल सही था, हम उस पर दोबारा चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को और आपको भी खासकर।